हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक एच पी जी के की वन शॉट वीडियो लेके आया हूँ, जो मेरे लिए आपको आगामी एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने दिए हुए नंबर 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी। पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी आपने इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी और पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अप टू डेट फ्री ऑफ कॉस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल एच पी यू बी एड एंट्रांस के रिलेटेड आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मात्र आपने ₹99 पेड करने हैं। पेमेंट और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए नंबर पर सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वे 15 जून को कंडक्ट किया जाएगा। अब 3 दिन आपके एग्ज़ाम को बचे हैं। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लिए वन शॉट वीडियोस लेके आ रहा हूँ सभी सेक्शन की, ठीक है? तो अब जो सेशन रहेंगे, आपके वन शॉट वीडियोस रहेंगे, वे आपको काफ़ी हेल्प जो है वो उससे एग्ज़ाम में मिलेगी। कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो जैसा कि आपको पता है कि एच पी जी के जो है वो आपसे 15 क्वेश्चन जो है वो एच पी जी के पूछे जाते हैं। टोटल जो जी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एच पी बी एड एंट्रांस में, वे 30 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसमें जो है 15 क्वेश्चन जो होते हैं वे एच पी जी के होते हैं और 15 क्वेश्चन जो होते हैं वे आपके इंडियन जी के होते हैं। तो 15 क्वेश्चन एच पी जी के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो सिलेबस मेंशन किया था एचपीयू ने, ऑफिशियल सिलेबस मेंशन किया था कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए आज एक वन शॉट वीडियो लेके आया हूँ, जो आपको उससे काफ़ी हेल्प जो है एग्ज़ाम में आपको मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक आपने बने रहना है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले और नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हिमाचल जीके की बात है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जनरल सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश का गठन जो था वो 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। ये आपने नोट कर लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वे कब हुआ था? वे 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। कितनी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था? तो 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। उसके बाद 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। उसके बाद 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी यानी कि पार्ट 3 से राज्य बनाया गया था। उसके बाद 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी जो था वो बनाया गया था। ये आपने याद रखना है। और उसके बाद 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और ये देश का 18वां राज्य बना था। ये आपने याद रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपने क्या क्या बातें याद रखनी है कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया था। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त क्षेत्र था, ठीक है। और पार्ट सी का राज्य रहा था ये 1951 से लेकर 1956 तक। और 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश रहा था, ठीक है। 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और ये देश का 18वां राज्य बना था। उसके बाद बात करते हैं नदियों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः जो 5 नदियाँ बहती हैं वो कौन कौन सी हैं? वे आपकी है चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और यमुना। ये 5 नदियाँ बहती हैं। इन पांचों नदियों का अपना अपना महत्व है। अब इनमें सतलुज जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, जो कि 320 किलोमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहती है, ठीक है। और यमुना इन पांचों नदियों में सबसे छोटी नदी जो है वो मानी जाती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जल संग्रहण
अर्थात जल घनत्व के आधार पर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जो है वो आपकी कौन सी है, तो वो चिनाब नदी है। यानी कि वॉल्यूम वाइज और जल संग्रहण द्वारा जो है वो आपकी चिनाब हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। जब चंद्रा और भागा नदियाँ तांडी नामक स्थान जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पर मिलती हैं, तो उसके बाद वो चिनाब नदी कहलाती है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में 12 ज़िले हैं। प्रत्येक ज़िले का जो है वो अपना महत्व है। जनसंख्या के आधार पर कांगड़ा ज़िला सबसे बड़ा है, तो क्षेत्रफल के आधार पर लाहौल स्पीति और सिरमौर जो है वो हिमाचल प्रदेश का दक्षिणी ज़िला है, यानी कि साउथ में ये स्थित है सिरमौर। किन्नौर जो है पूर्वी है, ठीक है, ईस्ट में है। चंबा व लाहौल स्पीति उत्तर दिशा में स्थित है और कुल्लू व मंडी मध्य में स्थित है। हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना व कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये तो हमने थोड़ा सा जनरल सा डिस्कस कर लिया हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में, ठीक है, थोड़ा जियोग्राफी के बारे में। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनके डिस्कस करते हैं जो हिमाचल प्रदेश करंट से रिलेटेड है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की जो वर्तमान विधानसभा है वे आपकी 14वीं विधानसभा है, ठीक है, 14वीं विधानसभा है। और 14वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वे श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं। कौन है? कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं। और विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वे जो सीट है वे अभी वेकेंट है। जो उपाध्यक्ष की है, डिप्टी स्पीकर की जो वैकेंसी है अभी वो वेकेंट है। इससे पहले कौन थे? वो विनय कुमार जी थे, जो कि रेणुका से विधायक भी हैं, रेणुका सिरमौर से वे विधायक भी हैं। और वो भारतीय हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अभी जो है डिप्टी स्पीकर की जो वैकेंसी है वे अभी वेकेंट है। इससे पहले कौन थे? वे श्री विनय कुमार जी थे। तो 14वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वे श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष की जो सीट है वे अभी वेकेंट है। इससे पहले विनय कुमार जी थे विधानसभा उपाध्यक्ष। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा 14वीं विधानसभा के बारे में। तो अभी हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, ये आपने याद रखना है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के नादौन से विधायक भी हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से वे बिलोंग करते हैं, ये आपने याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं यानी कि उप मुख्यमंत्री जो हैं वे श्री मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के पहले, ये आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश की ये प्रथम उप मुख्यमंत्री हैं, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। और हिमाचल प्रदेश के जो दूसरे मुख्यमंत्री थे वे ठाकुर रामलाल जी थे। और हिमाचल प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं प्रेजेंट में वे कौन है? वे श्री रोहित ठाकुर जी हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला के कोटखाई से बिलोंग करते हैं, ये आपने याद रखना है। उसके बाद कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो करंट से रिलेटेड ही हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं यानी कि हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान चीफ सेक्रेटरी हैं वे कौन है? वे श्री संजय गुप्ता जी हैं। तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव हैं वे कौन है? वे श्री संजय गुप्ता जी हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल जो है वो कौन है? वे श्री कविंद्र गुप्ता जी जो है वो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं प्रेजेंट में वे कौन है? वे जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया जी हैं। कौन है? जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया जी जो है वो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रेजेंट में मुख्य न्यायाधीश हैं। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के वर्तमान शिक्षा सचिव यानी कि एजुकेशनल सेक्रेटरी जो हैं वे कौन है? वे श्री राकेश कन्वर जी जो हैं वो आपके हिमाचल प्रदेश के वर्तमान एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश बजट 2026-27 के लिए शिक्षा के लिए यानी कि एजुकेशन सेक्टर के लिए जो था वो कितना बजट जो था वो प्रावधान था उसका, तो वे 9,666 करोड़, ठीक है, ये आपने याद रखना है। 9,666 करोड़ जो था वो हिमाचल प्रदेश बजट के लिए एजुकेशन सेक्टर के लिए जो था वो ये इतना प्रावधान था 2026-27 के लिए।
और ये कुल बजट का जो था वो 18% था। जो हिमाचल प्रदेश का कुल बजट था उसका जो था लगभग 18% था। टोटल बजट जो था हिमाचल प्रदेश का वे आपका 54,928 करोड़ का था। ठीक है, ये आपने याद रखना है किस सत्र के लिए, किस सेशन के लिए, 2026-27 सेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के वित्त मंत्री की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इन्होंने जो वित्त विभाग है, वित्त मंत्रालय जो है वो अपने पास ही रखा है। तो ये हिमाचल प्रदेश के वित्त मंत्री भी है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है। उसके बाद में वन लाइन से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बोला गया है कि व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो 68,64,602 जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनगणना जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो कितनी थी? वे 12.81% थी। और सबसे ज़्यादा जो दशकीय वृद्धि दर थी, ये आपने याद रखना है। दशकीय वृद्धि दर अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वे किस राज्य की है? तो सॉरी, किस डिस्ट्रिक्ट की है? तो वो ऊना डिस्ट्रिक्ट की है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि दशकीय वृद्धि दर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार वे किस डिस्ट्रिक्ट की है? तो ये आपकी डिस्ट्रिक्ट ऊना की है 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है? तो यह आपका 123 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ द सेक्स रेशो ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो कितना है? वे 972 फीमेल्स पर 100,000 मेल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट। साक्षरता दर जो है वो कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो वे 82.80% है। नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वे कौन सा है? अभी हमने डिस्कस किया, वे आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जो पॉपुलेशन है वे आपकी किस डिस्ट्रिक्ट की है? वे आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की है। अगले प्रश्न चलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन हिमाचल प्रदेश। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वे आपका कौन सा है? वे आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व यानी कि लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट की है? तो वे आपकी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की है। अगले प्रश्न चलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो सबसे अधिक साक्षरता दर जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट की है? तो वे आपकी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है। अगले प्रश्न में चलते हैं लोएस्ट लिटरेसी रेट यानी कि सबसे न्यूनतम साक्षरता दर जो है वो आपका कौन सा जिला है? वे आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा है। अगले प्रश्न में चलते हैं हिमाचल प्रदेश का बाल लिंगानुपात कितना है? तो 909 है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोलेगा कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? 12 ज़िले हैं, ये आपको पता ही है। अगले प्रश्न में चलते हैं हिमाचल प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो ये आपकी 9.96% जो है वो इतनी पॉपुलेशन जो है, इतना प्रतिशत जो है वो आपका ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। अगले प्रश्न चलते हैं हिमाचल प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है? तो 10.04% जो जनसंख्या है वो आपकी शहरी क्षेत्रों में रहती है। ये आपने याद रखना है। ये तो कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल और जनसंख्या की। तो हिमाचल प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वे 55,673 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के क्षेत्रफल का 1.7% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के 29 राज्य हैं। ठीक है, अभी जो है वो प्रेजेंट में 28 राज्य हैं क्योंकि धारा 370 जो थी वो जम्मू कश्मीर से हटा दी गई थी और उसको अब दो अलग केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था। अब जो है वो 28 राज्य हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश देश के 28 राज्यों में तेलंगाना के निर्माण की बात, तेलंगाना स्टेट का जो निर्माण था वे कब हुआ था? वे 2 जून 2014 को हुआ था। और तेलंगाना राज्य का जो निर्माण था वे किस राज्य से अलग होकर हुआ था? तो वे आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश 18वें स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जो जनसंख्या है वे 68,66,509 है। ये देश की जनसंख्या का 0.57% है।
ये बात उल्लेखनीय है कि 2001 में हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 0.59% था, अर्थात 2011 में जो है इसमें गिरावट आई है। जनसंख्या की दृष्टि से 28 राज्यों, ठीक है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश 21वें स्थान पर है। हिमाचल प्रदेश ओवरऑल जो है वो 28 राज्यों और 8 यूटीज़ में जो है वो 22वें स्थान पर है, क्योंकि दिल्ली जो कि एक राज्य नहीं है उसकी जनसंख्या जो है वो हिमाचल प्रदेश से अधिक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं मेले और त्योहारों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कुल्लू दशहरे के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में लगता है और ये मेला कुल्लू ढालपुर मैदान पर लगता है। 1651 में शुरू हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है। नुगनी मेला जो है वो आपका कुल्लू के मनाली में लगता है। ये मेला देवी हिडिंबा को समर्पित है। मई महीने में लगता है। हिडिंबा जो थी वो भीम पांडव की पत्नी थी। नेक्स्ट बात करते हैं नलवाड़ी मेले के बारे में। ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ये मेला 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टिन ने शुरू करवाया था। उसमें राजा अमरचंद कहलूर के शासक थे और ये मेला लुहणू मैदान पर लगने वाला एक राज्य स्तरीय मेला है जो मार्च के महीने में लगता है। इसे पशु मेला भी कहते हैं। तो नलवाड़ी मेला कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। किसने शुरू करवाया था? डब्ल्यू गोल्डस्टिन ने 1889 में, ठीक है। उसमें अमरचंद जो थे कहलूर के शासक थे। अमरचंद यानी कि कहलूर जो था वो बिलासपुर का प्राचीन नाम था। बात करते हैं नैना देवी मेले के बारे में। तो ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में लगता है। मेला अगस्त महीने में लगता है। सारही यात्रा यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में लगती है। मई के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गुग्गा मेला। गुग्गा मेला जो है वो मुख्य रूप से बिलासपुर के घेड़वी और हमीरपुर में लगता है। अगस्त और सितंबर महीने में लगता है। मारकंडा मेला बिलासपुर के जुखाला में जून महीने में लगता है, ठीक है। डल मेला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लगता है। अगस्त महीने में लगता है। ज्वालामुखी मेला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के ज्वालामुखी में अक्टूबर महीने में लगता है, ठीक है। नागनी मेला कांगड़ा के नूरपुर में जिला स्तरीय ये मेला है। कालेश्वर मेला ये आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लगता है। ये भी राज्य स्तरीय मेला है। लोसर उत्सव जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। नव वर्ष के आगमन पर लगता है। जिला स्तरीय ये मेला है। फुलेज जिसे हम उख्यांग, ये भी आपने याद रखना है। फुलेज को और किस नाम से जानते हैं? उख्यांग से, ठीक है। उख्यांग ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। जिला स्तरीय मेला है जो कि सितंबर महीने में ये मेला लगता है। उसके बाद बात करते हैं भरमौर यात्रा के बारे में, यात्रा के बारे में। चंबा डिस्ट्रिक्ट में लगता है। अगस्त महीने में लगता है। फूल यात्रा, ठीक है, ये चंबा के पांगी में लगता है। अक्टूबर महीने में लगता है। ये आपने याद रखना है। सुई मेले की बात करते हैं। सुही मेला जो है वो, सुही मेला जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में लगता है। वैसाखी के दिन ये केवल महिलाओं और बच्चों के लिए लगने वाला ये मेला अप्रैल महीने में लगता है और ये चंबा की रानी नैना देवी के बलिदान के लिए जो है वो याद किया जाता है। ये 13 अप्रैल को लगता है, वैसाखी के दिन। नेक्स्ट बात करते हैं मिंजर मेले के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में लगता है। ये मेला साहिल वर्मन ने आरंभ करवाया था। इस मेले में वरुण देव की पूजा की जाती है और अगस्त महीने में मनाया जाने वाला ये मेला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है। ये आपने याद रखना है। तो मिंजर मेले में किस देवता की पूजा होती है? तो वरुण देव की। नेक्स्ट बात करते हैं मणिवेश यात्रा डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। राज्य स्तरीय मेला है। पिपलू मेला जो है वो ऊना डिस्ट्रिक्ट में लगता है। मई जून महीने के में लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं चिंतपूर्णी मेले के बारे में। ऊना डिस्ट्रिक्ट में लगता है। यहाँ पर सती के चरण गिरे थे। बड़भाग सिंह मेला ये डिस्ट्रिक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऊना के मैडी में लगता है जो कि जून महीने में लगता है। शूलनी मेला सोलन डिस्ट्रिक्ट में लगता है। जून के दूसरे रविवार में लगता है। राज्य स्तरीय मेला है। शायरी मेला जो है वो अर्की जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में है, वहाँ पर लगता है। ये मेला जो है भैंसों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। जुलाई महीने में ये मेला लगता है, 16 जुलाई को, ठीक है। बात करते हैं त्रिलोकपुर मेले के बारे में। त्रिलोकपुर मेला जो है वो आपका सिरमौर के त्रिलोकपुर में लगता है। ये मेला माता बाला सुंदरी को समर्पित है जो नवरात्रों में लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेणुका मेले के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है। रेणुका सिरमौर में लगता है। ये मेला नवंबर महीने में लगता है। गसोता मेला की बात करते हैं। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। मई के महीने में लगता है। अगले बात करते हैं शिवरात्रि मेले के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ये मंडी के पड्डल मैदान पर लगता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले का दर्जा प्राप्त है। इसे अजवर सेन ने शुरू करवाया था और ये मेला 7 दिन तक चलता है। गुरु चेले देवता आने वाले नव वर्ष की प्रमुख भविष्यवाणी इस मेले में करते हैं। सूरज सेन ने इसे एक सांस्कृतिक त्यौहार का स्वरूप जो था वो प्रदान किया था। तो मंडी का जो शिवरात्रि मेला है वह अजवर सेन ने शुरू करवाया था और इसे
सांस्कृतिक त्योहार का जो स्वरूप था वे किसने प्रदान किया था? सूरज सेन ने। उसके बाद बात करते हैं होली त्यौहार के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है, सुजानपुर टिहरा हमीरपुर में लगता है, संसार चंद ने शुरू करवाया था। माहू नाग मेला मंडी में लगता है, बखारी गांव करसोग में लगता है। छेसू मेला जो है वो मंडी के रिवालसर में लगता है, राज्य स्तरीय मेला है जो 13 अप्रैल को लगता है। हिंदू बौद्ध सिखों के लिए ये धार्मिक महत्व जो है वो रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं लदारचा मेला के बारे में। लदारचा मेला जो है वो आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के काजा में लगता है, राज्य स्तरीय मेला है। शीतला देवी मेला सुंदरनगर मंडी में लगता है। त्रिलोकनाथ मेला जिसे पौरी मेला भी कहते हैं, लाहौल स्पीति के उदयपुर में लगता है, जिला स्तरीय ये मेला है। भैंसों का मेला शिमला के मशोबरा में लगता है, सितंबर महीने में लगता है। सिप्पी मेला जो है वो आपका शिमला के मशोबरा में लगता है, मई महीने में ये मेला लगता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद पत्थर का खेल, ये शिमला के हलोग में लगता है, अक्टूबर नवंबर महीने में लगता है, दिवाली के अगले दिन, ठीक है। चांद मेला शिमला में लगता है। फाग मेला हमीरपुर रामपुर शिमला में लगता है, जिला स्तरीय मेला है। लवी मेला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, रामपुर शिमला में लगता है, और ये में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है जिसे केहरी सिंह ने जो था वो शुरू करवाया था, नवंबर महीने में ये मेला लगता है। उसके बाद बात करते हैं देवट सिद्ध मेले के बारे में। ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, जून महीने में लगता है। शिमला समर फेस्टिवल जो है वो आपका शिमला में लगता है, जून महीने में लगता है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है। मनाली विंटर कार्निवल मेला जो है वो आपका मनाली में लगता है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, फरवरी महीने में लगता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है। ये तो बात कर ली हमने मेलों के बारे में, हिमाचल प्रदेश के मेलों के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं म्यूज़ियम के बारे में, संग्रहालयों के बारे में, चित्रकला के बारे में। तो आपको पता है भूरी सिंह संग्रहालय के बारे में, ठीक है। भूरी सिंह संग्रहालय जो है वो अब चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी स्थापना राजा भूरी सिंह ने की थी। इस संग्रहालय में कांगड़ा और बसोली शैली की कलाकृतियाँ जो है वो रखी गई हैं। इनमें राधा कृष्ण प्रसंगों पर कृतियाँ उपलब्ध हैं। इसकी स्थापना जो है वो 1908 में की गई थी, भूरी सिंह संग्रहालय की, ठीक है। उसके बाद नग्गर आर्ट गैलरी की बात करते हैं। नग्गर आर्ट गैलरी जो है ये कुल्लू जिले के नग्गर में स्थित है। इसकी स्थापना जो थी वो निकोलस रोरिक ने की थी। इसे रोरिक आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। वर्ष 2012 में निकोलस रोरिक आर्ट कॉलेज की स्थापना जो थी वो की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं अंद्रेटा आर्ट गैलरी के बारे में। तो ये कांगड़ा जिले के अंद्रेटा में स्थित है। यहाँ शोभा सिंह की अनेक कृतियाँ जो हैं वो रखी गई हैं। इसे शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। इसमें उमर खयाम, सोनी माहीवाल की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। इसे नोरा रिचर्ड्स जो कि शोभा सिंह की पत्नी थी, उन्होंने स्थापित किया था। वर्ष 2012 में इस आर्ट गैलरी को संग्रहालय में जो था वो बदला गया था, ये आपने याद रखना है। उसके बाद कहते हैं स्टेट म्यूज़ियम के बारे में। तो स्टेट म्यूज़ियम जो है वो आपका शिमला में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। कांगड़ा कला संग्रहालय की बात करते हैं, ये धर्मशाला में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। जनजाति संग्रहालय की बात करते हैं, ये केलोंग में स्थित है। इसकी स्थापना जो थी वो 2006 में हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं चित्रकला के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले गुलेर कलम का नाम आता है। यहीं से चित्रकला के अन्य घराने जैसे कांगड़ा कलम, चंबा कलम, मंडी कलम और कुल्लू कलम का विकास हुआ। बाद में कांगड़ा कलम अत्यधिक विकसित और प्रसिद्ध होगी, जिससे पहाड़ी चित्रकला को कांगड़ा कलम जो है वो कहा जाने लगा, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेल परिवहन के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में 1988 तक 209 किलोमीटर लंबी रेल लाइन थी, जो वर्तमान में बढ़कर 242 किलोमीटर जो है वो हो गई है। हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 3 रेल लाइनें हैं। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कालका शिमला रेल लाइन के बारे में। तो ये रेल लाइन जो है वो आपकी नैरो गेज रेल लाइन है, जिसकी पटरी की चौड़ाई 0.76 मीटर है। इस रेल लाइन का जो काम था वो 1891 में शुरू हुआ था। इस रेल लाइन पर 1903 में पहली ट्रेन चली थी। ये रेल लाइन 96 किलोमीटर जो है वो लंबी है। इसमें 103 सुरंगें हैं, जिसमें बरूग जो कि सोलन में स्थित है, ये सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी लंबाई 1143 मीटर है। इस रेल लाइन पर 869 पुल हैं, जो कि रेल लाइन की लंबाई का 3% है। भलखू राम ने छड़ी द्वारा सर्वे कर इस रेल लाइन की खोज में सहायता की थी, और
7 जुलाई 2008 को यूनेस्को ने कालका शिमला रेल लाइन को विश्व धरोहर जो था वो घोषित किया था। इसके चीफ इंजीनियर एच.एस. हैरिंगटन थे। ये आपने याद रखना है। तो कालका शिमला रेल लाइन जो थी वो रेल लाइन जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश की नैरो गेज रेल लाइन है। उसके बाद बात करते हैं जोगिंद्रनगर पठानकोट रेल लाइन के बारे में। तो इस नैरो गेज रेल लाइन का निर्माण जो था वो 1926 में शुरू हुआ था। 1929 में पहली ट्रेन चली थी। इस रेल मार्ग में 2 सुरंग, 993 पुल जो है वो स्थित हैं। गज खड्ड सबसे लंबा नैरो गेज पुल है जो भारत का। इस रेल लाइन की जो लंबाई है वे 113 किलोमीटर है। इसे कांगड़ा वैली रेलवे के नाम से भी जानते हैं। आहूजू इस रेल लाइन का सबसे ऊंचा स्टेशन है। 1290 मीटर समुद्र तल की ऊंचाई से ये स्थित है। तो जोगिंद्रनगर पठानकोट रेल लाइन जो है ये भी नैरो गेज रेल लाइन है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऊना नंगल डैम चरूड़ू रेल लाइन के बारे में। ये हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्रॉड गेज रेल मार्ग है। ठीक है। ये आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्रॉड गेज रेल मार्ग जो है वो कौन सा है। तो ये आपका ऊना नंगल डैम चरूड़ू रेल लाइन है। इसकी लंबाई 16 किलोमीटर से बढ़कर 33 किलोमीटर हो गई है। इसका उद्घाटन जो था वो 1991 में तत्कालीन रेल मंत्री जो थे वो जशनेश्वर मिश्र द्वारा जो था वो किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कांगड़ा जिले में सड़कों की कुल लंबाई जो है वो सर्वाधिक है। किन्नौर जिले में सड़कों की लंबाई सबसे कम है। सड़कों का प्रति किलोमीटर सर्वाधिक घनत्व जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है और सबसे कम लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बात करते हैं। HRTC यानी कि इसकी जो स्थापना थी वे 2 अक्टूबर 1974 को हिमाचल प्रदेश HRTC का जो गठन था वे हिमाचल प्रदेश परिवहन और मंडी कुल्लू परिवहन को मिलाकर जो था वो दोनों को मिलाकर जो था वो किया गया था। प्रेजेंट में जो हिमाचल प्रदेश के जो परिवहन मंत्री हैं वे श्री मुकेश अग्निहोत्री जी हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान उप मुख्यमंत्री भी हैं। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट इन हिमाचल के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त जो थे वो श्री NC मेहता थे। हिमाचल प्रदेश के प्रथम उप मुख्य आयुक्त जो थे वे EP पूर्ण थे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम उपराज्यपाल जो थे वो मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे। प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी थे। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो थे वो कौन थे, वे श्री S चक्रवर्ती जी थे। प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो हिमाचल श्रीमती शीला कौल जी थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हमीदुल्ला वेग थे। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश श्रीमती लीला सेठ थी। उसके बाद प्रथम अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे, वे लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच थे। उसके बाद प्रथम अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर जिसे अब HPRCA के नाम से जो है वो जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के नाम से। इसके जो अध्यक्ष थे पहले वे KC मल्होत्रा थे। हिमाचल प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो श्री जयवंत राम थे। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष श्री कृष्ण चंद्र थे। प्रथम मुख्य सचिव जो थे वो KL मेहता थे। प्रथम विधानसभा सचिव श्री NC नंदी थे। उसके बाद प्रथम लोकायुक्त हिमाचल प्रदेश के जो थे वो न्यायमूर्ति TVR टाटाचारी थे। हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट वाइस चांसलर यानी कि उपकुलपति जो थे वो डॉक्टर रामकरण सिंह थे। और चांसलर जो होता है वे राज्यपाल होता है उस स्टेट का। ठीक है, चांसलर अगर आपसे पूछा जाए तो चांसलर कौन होंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के, वे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल होंगे यानी कि कविंद्र गुप्ता जी प्रेजेंट में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर के जो फर्स्ट वाइस चांसलर थे वे हेतराम कालिया थे। हिमाचल प्रदेश वानिकी और उद्यान विश्वविद्यालय नौणी के जो प्रथम वाइस चांसलर थे वे कौन थे, वे श्री MR ठाकुर थे। कार्यकाल के दौरान दिव्यगंत होने वाले प्रथम राज्यपाल यानी कि निधन जिनका हो गया था कार्यकाल के दौरान, वे श्री सुरेंद्र नाथ थे। लोकसभा में हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला सदस्य जो थी वो राजकुमारी अमृत कौर थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मंत्री जो थी वो राजकुमारी अमृत कौर ही थी। प्रथम राज्यसभा सदस्य हिमाचल प्रदेश से श्री चिरंजी लाल वर्मा जी थे। ठीक है। उसके बाद प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता जमादार लाला राम थे। प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे। प्रथम महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह थे। प्रथम वीर चक्र विजेता हवलदार तोपगे थे। और प्रथम पुलिस पदक विजेता जो थे वो श्री गंगवीर सिंह जी थे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं वर्ष 1986 में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो कि हिमाचली
सांस्कृतिक साहित्य पुरस्कार है। इसके जो विजेता थे वे मियाँ गोवर्धन सिंह जी थे। और वर्ष 1986 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार जो कि पहाड़ी साहित्य में दिया जाता है, उसके विजेता जो थे वो श्री जयदेव किरण थे। उसके बाद प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विजेता जो थे वो श्री विजय कुमार जी थे। अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये आपने याद रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में। तो पहले सिख गुरु गुरु नानक देव जी ने ज्वालामुखी, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल, चंबा, कहलूर, सिरमौर, मंडी और सुकेत की यात्रा की थी। उनकी यात्रा की याद में सुबाथू के निकट जोहसर में गुरुद्वारा बना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गुरु अर्जुन देव जी के बारे में। ठीक है, ये 5वें सिख गुरु थे। ने अमृतसर में हरमिंदर साहिब के निर्माण के लिए पहाड़ी राज्यों से जो था वो धन प्राप्त किया था। हरमिंदर साहिब जो है वो स्वर्ण मंदिर जो है, गोल्डन टेम्पल को हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव ने गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर हरमिंदर साहिब के निर्माण के लिए पहाड़ी राज्यों से धन प्राप्त किया था। कुल्लू, सुकेत, मंडी, चंबा और हरिपुर के राजा गुरु जी के शिष्य बने थे। गुरु जी ने भाई कल्याण को मंडी के राजा के पास भेजा, जिसके बाद राजा अपनी रानी के साथ अमृतसर पहुंचकर गुरु जी का शिष्य बना। ठीक है, छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जी ने कहलूर के राजा के भेंट किए हुए भूभाग पर 1634 ईस्वी में कीरतपुर शहर बसाया और गद्दी स्थापित की। पहाड़ी राजाओं ने 1642 ईस्वी में गुरुजी के सहयोग से रोपण के नवाब को हराया था। उसके बाद बात करते हैं गुरु तेग बहादुर के बारे में। ये 9वें सिख गुरु थे। नवे सिख गुरु ने कहलूर की रानी से प्राप्त 3 गांव पर मखोबाल गांव बसाया, जो बाद में आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाने लगा। ये उनका निवास स्थान था। ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने इस्लाम ना कबूल करने पर जो थी फांसी की सजा दी थी। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं 10वें और अंतिम सिख गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म था वह पटना साहिब में हुआ था। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर शहीद कर दिया था। उनका लालन पालन जो था वो आनंदपुर साहिब में हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद आपने एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो याद रखनी है कि हिमाचल प्रदेश की जो ठियोग रियासत थी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठियोग जो थी, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में है प्रेजेंट में, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ठियोग पहली रियासत थी जो हिमाचल प्रदेश के बनने से पूर्व भारतीय संघ में मिल गई थी। ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। तो कौन सी पहली रियासत थी जो हिमाचल प्रदेश के बनने से पूर्व ही भारतीय संघ में मिल गई थी? तो वो ठियोग रियासत थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं धामी गोली कांड के बारे में। तो धामी गोली कांड जो था भागमल सोटा, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस लेते हैं। भागमल सोटा 16 जुलाई को लगभग 11 बजे शिमला के एक छोटे से दल को लेकर धामी के लिए चल पड़े। इस दल के 2 सदस्यों भगत राम और देवी शरण ने कांग्रेस का झंडा उठा रखा था। जब भागमल सोठा और उनके साथी धामी की सीमा के पास गन्ना हट्टी के पास पहुंचे तो रियासत के सिपाहियों ने सत्याग्रहियों के नेता भागमल सोठा को हिरासत में ले लिया और धामी ले गए। सत्याग्रहियों के स्वागत हेतु इकट्ठे हुए लोग राणा के विरुद्ध नारा लगाते हुए राणा के निवास स्थान के पास पहुंचे। राणा ने भयभीत होकर भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चलाने के आदेश दे दिए। इससे वहां खलबली मच गई और बहुत सी लोग बुरी तरह से घायल हो गए। 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और सत्याग्रह के नेता भागमल सोठा को गिरफ्तार करके जो था वो अम्बाला भेज दिया गया था। तो पहले तो आपने इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वे अपने याद रखने हैं। धामी गोली कांड जो था वे कब हुआ था? वे 16 जुलाई 1939 को हुआ था। कब हुआ था? 16 जुलाई 1939 को धामी गोली कांड हुआ था। धामी आंदोलन के जो नेता थे वे कौन थे? वे भागमल सोठा थे। और कुल कितने लोग जो थे वो शहीद हुए थे इस गोली कांड में? तो कुल 2 लोग जो थे वो शहीद हुए थे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दूरसंचार और जनसंपर्क के बारे में। तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पेट्रोल पंप जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के काजा में है, जो कि 13,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है।
किब्बर हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित गांव है, लेकिन अब जो है वो प्रेजेंट में कोमिक है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कोमिक जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित गांव है। पहले किब्बर हुआ करता था। ठीक है, जहाँ दूरभाष व्यवस्था है, 22 जुलाई 2000 को दूरभाष व्यवस्था हुई और ये 15,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के हिक्किम में है, जो 15,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। ये डाकघर 5 नवंबर 1983 को बना था। प्रदेश सरकार 12 रोपवे का निर्माण करवा रही है। नैना देवी रोपवे के अलावा शिवालिका होटल से जाखू, जांबली से कसौली, चंबाघाट से करोल, सोलंग नाला में रोपवे कार्य जो है वो चल रहा है। भारत में हस्तचालित रिक्शाओं का सर्वप्रथम प्रचलन 1880 के दशक में शिमला में शुरू हुआ था। देश की प्रथम स्वचालित दूरभाष केंद्र 1913 में शिमला में स्थापित किया गया था। देश की प्रथम पोस्टल जीवन बीमा योजना का आरंभ हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के कोटली में 24 मार्च 1995 को शुरू हुआ था। देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप डायलिंग सेवा महतपुर, संतोखगढ़, नंगल, ऊना के मध्य शुरू हुई थी। भारत में उपग्रह धनादेश प्रणाली को सर्वप्रथम आरंभ शिमला के प्रमुख डाकघर में से 8 अप्रैल 1994 को हुआ था। देश का प्रथम सुदर्शन एवं सूक्ष्म तरंग टावर मंडी जिले के जोगिंद्रनगर के एडजू में स्थापित किया गया था। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना समाचार पत्र द्विभाषिक पाक्षिक क्षत्रिय तेज जो था वो वर्ष 1934 में प्रकाशित हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे पुराना समाचार पत्र है वे कौन सा था? वे क्षत्रिय तेज था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के हवाई अड्डों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में अभी प्रेजेंट में जो है वो 3 हवाई अड्डे हैं। कौन कौन से हैं? आपका गग्गल हवाई अड्डा है। ठीक है, गग्गल हवाई अड्डा है। उसके बाद आपका भूंतर हवाई अड्डा है। ठीक है, गग्गल हवाई अड्डा जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। और उसके बाद भूंतर हवाई अड्डा जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। उसका जब्बरहट्टी हवाई अड्डा है जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो ये आपने याद रखना है। अभी एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। लेकिन मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो प्रस्तावित है। यानी कि अब हिमाचल प्रदेश में अगर कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता भी है तो वे कहाँ पर बनेगा? वे आपका मंडी में बनेगा, वहाँ पर जो है वो प्रस्तावित है। नेक्स्ट बात करते हैं लिंग अनुपात और शिशु लिंग अनुपात के बारे में। 0 से 6 वर्ष के 2011 की जनगणना के अनुसार तो लिंग अनुपात जो है वो सेक्स रेशो 2011 की जनगणना के अनुसार वे कितना है? वे 972 है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जो जिला है वे हिमाचल प्रदेश का भी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, 1095 है। 2001 से 7 कम था। यानी कि 2001 की जनगणना में तब जो था वो आपका 1088 था। ठीक है, उसके बाद सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है वे आपका कौन सा है? वे आपका डिस्ट्रिक्ट किन्नौर है, जिसका जो लिंगानुपात है वे 819 है। लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वे आपका लाहौल स्पीति है, जो कि 903 है। 2001 में जो था वे 802 था, यानी कि 101 की वृद्धि हुई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात में वृद्धि हुई है वे किस डिस्ट्रिक्ट में हुई है? वे डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में हुई है। उसके बाद 0 से 6 वर्ष का हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात जो है वो कितना है? वे आपका 909 है। 2001 से 13 अधिक है। उसके बाद 0 से 6 वर्ष के लिंगानुपात में लाहौल स्पीति 1033 लिंगानुपात के साथ न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि भारत के 640 जिलों में प्रथम स्थान पर है। ऊना जिले का शिशु लिंगानुपात जो है 2011 में न्यूनतम जो था वो 875 था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की कुल शिशु जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार वे 7,77,898 है, जो कि कुल जनसंख्या का 11.33% है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं साक्षरता और जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार वे 82.80% है। हिमाचल प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 89.53% है। हिमाचल प्रदेश की महिला साक्षरता दर जो है वो आपकी 75.93 यानी कि 75.93% है। 2011 में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वे आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, जिसकी जो साक्षरता दर है वे 88.15% है। नेक्स्ट बात करते हैं 2011 में सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है वे आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा है, जिसकी जो लिटरेसी रेट है वे 72.17% है।
नेक्स्ट बात करते हैं 2011 में हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वो आपका 123 है, जो कि 2001 से 14 अधिक है। यानी कि 2001 में जो था वो हिमाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व था वे कितना था, वे आपका 109 था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो राज्य में जो है वो औसतन 1435 मिलीमीटर वर्षा होती है। हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 12% भाग पर जो है बिजाई की जाती है। सर्वाधिक बोई जाने वाली जो फसल है वे आपकी गेहूं है, और सबसे अधिक खेती कांगड़ा में होती है, कांगड़ा के बाद मंडी में होती है। लाहौल स्पीति में सबसे कम खेती होती है। कांगड़ा में गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक कृषि भूभाग है, जबकि लाहौल स्पीति में सबसे कम कृषि भूभाग है। RR21 कल्याण सोना सोनालिका गेहूं की ये किस्में हैं। गेहूं जो है वो रबी की फसल है। ठीक है। हिम 123, गंगा 3, विजय और अंबर मक्का की किस्में हैं। मक्का उत्पादन में हिमाचल प्रदेश भारत में 5वें स्थान पर है। लाहौल स्पीति में दालों का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है। शिमला में दालों के अंतर्गत सर्वाधिक कृषि भूभाग है। किन्नौर में चुकंदर का उत्पादन होता है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश का अदरक उत्पादन में देश भर में केरल के बाद दूसरा स्थान है, और सिरमौर में सबसे अधिक अदरक का जो उत्पादन है वो आपका हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में होता है। हिमाचल प्रदेश को होम ऑफ सीड पोटैटो भी कहा जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश आलू उत्पादन में 10वें स्थान पर है। शिमला में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है। कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति, गुलमर्ग जो है वो, गिरिराज जो है वो आलू की किस्में हैं। 1956 में पटना से CPRI को कुफरी में स्थानांतरित किया गया। उसके बाद मटर, लिंकन बून बीला मटर की एक किस्म है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सोलन जिले में सर्वाधिक टमाटर का उत्पादन होता है। सोलन गोला जो है वो टमाटर की किस्म है। काला जीरा किन्नौर में सबसे अधिक होता है। मिर्च सिरमौर में सबसे अधिक मिर्च का उत्पादन होता है। सोलन को खुम्ब नगरी मशरूम शहर भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद सोलन में राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान संस्थान स्थित है। 1999 से 2000 में एक राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आरंभ की गई। हिमाचल प्रदेश कृषि वानिकी उत्पादन विपणन एक्ट जो था वो 2005 में लागू किया गया था। हिमाचल प्रदेश भारत में सेब उत्पादन में जम्मू कश्मीर के बाद दूसरे स्थान पर आता है। उसके बाद अलेक्जेंडर कोल्ट ने 1887 में शिमला के मशोबरा में सेब के बाग लगवाए। सेब की खेती वास्तव में 1918 में प्रारंभ हुई, जब सैमुअल इवोन्स ने कोटगढ़ में अमेरिकी किस्म के सेब के बाग लगवाए। ठीक है। उसके बाद RC ली ने 1870 में हिमाचल प्रदेश में ब्रिटिश किस्म के सेब लगवाए। जोनथन रेड डिलीशियस, रोम ब्यूटी, आर्ली शानवरी, ब्यूटी ऑफ शिमला जो है वो सेब की किस्में हैं। उसके बाद केसर का जो उत्पादन है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में होता है। वैसे तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है वो जम्मू कश्मीर में होता है केसर का उत्पादन। ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक कीवी का उत्पादन सोलन जिले में होता है। आम का सर्वाधिक उत्पादन कांगड़ा जिले में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बादाम शिमला में होते हैं सबसे ज़्यादा, अखरोट सिरमौर में। चाय का सर्वाधिक उत्पादन कांगड़ा में होता है। कांगड़ा में चाय का उत्पादन 1850 में शुरू हुआ था, ग्रीन गोल्ड। ठीक है। खड़ा पत्थर शिमला के समीप एंटी हेलिगन तथा रडार स्थापित किया गया, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, शिमला के नौबहार, कांगड़ा के धर्मशाला और कुल्लू के बिजोरा में फलीय पौधे पोषाहार प्रयोगशाला जो है वो स्थित है। मंडी में सर्वाधिक गाय बैल, कांगड़ा में सर्वाधिक भैंसे, लाहौल स्पीति में सर्वाधिक याक, चंबा में सर्वाधिक भेड़ें जो हैं वो पाई जाती हैं। भेड़ पालन की बात करते हैं, भेड़ प्रजनन फॉर्म ज्यूरी शिमला में है, सरोल चंबा में है, ताल हमीरपुर में है, और कड़चम किन्नौर में जो है वो भेड़ प्रजनन केंद्र जो है वो स्थित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कंदवाड़ी कांगड़ा और नांगवाई मंडी में अंगोरा खरगोश के प्रजनन फार्म जो है वो खोले गए हैं। पिजेरा सोलन हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मुर्गी पालन फार्म है। कांगड़ा में मुर्गियों की संख्या सबसे अधिक है। सर्वाधिक मछली का उत्पादन कांगड़ा में हुआ। देवली बिलासपुर में एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। आलसू मंडी सुल्तानपुर चंबा मिलवा कांगड़ा में सरकारी मत्स्य प्रजनन केंद्र जो है वो खोले गए हैं। महाशेर मिरर कॉर्प ट्राउट मछली की किस्में पाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में नॉर्वे की सहायता से ट्राउट का प्रजनन जो है वो किया जा रहा है। चंबा के सरोल में 1954 में मधुमक्खी पालन केंद्र खोला गया। नाबार्ड के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में 2009 में दूध गंगा योजना जो थी वो शुरू की गई थी। 1980 में हिमाचल प्रदेश में मिल्क फेड का पंजीकरण हुआ। न्यूमेट्रिक्स उत्पाद संयंत्र की स्थापना मंडी के चक्कर में हिमाचल प्रदेश मिल्क फेड द्वारा किया गया। ठीक है।
उसके बाद कांगड़ा में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है, जबकि किन्नौर में सड़कों की लंबाई सबसे कम है। सड़कों का प्रति किलोमीटर सर्वाधिक घनत्व हमीरपुर में है, सबसे कम घनत्व जो है वो आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 22 हिंदुस्तान तिब्बत लॉन्गेस्ट है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 21 मनाली लेह है, हाईएस्ट सबसे ऊंचा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 73 ये जो है वो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है हिमाचल प्रदेश का। 2 अक्टूबर 1974 को हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम यानी कि HRTC का गठन हुआ। सतलुज कंदरौर पुल हिमाचल बिलासपुर एशिया का सबसे ऊंचा पुल है। रोहतांग टनल की बात करते हैं। रोहतांग टनल की जो लंबाई है 8.8 किलोमीटर है। 28 जून 2010 को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ने शुरू किया था। इस सुरंग का कॉन्ट्रैक्ट SMEC यानी कि स्नो माउंटेन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ऑस्ट्रेलिया को 2007 में दिया गया, जो 2009 में STRABAG ऑस्ट्रेलिया और एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दे दिया गया, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये तो हमने रेल इसके बारे में जो है हमने बात कर ली थी रेल मार्ग के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी जो है जुराना है। राज्य पशु जो है वो बर्फीला तेंदुआ है। हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 66.52% अर्थात 37,033 किलोमीटर क्षेत्र जो है वो वन क्षेत्र है। इनमें से 14,668 क्षेत्रफल वन है, जो कुल क्षेत्रफल का 26.35% है। सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वो लाहौल स्पीति में है, सबसे कम वन क्षेत्र हमीरपुर में है। सर्वाधिक वन है कुल क्षेत्रफल का भी आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का है, 48.96%, ठीक है। ये आपने याद रखना है। सबसे कम वन क्षेत्र है कुल क्षेत्रफल का भी आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का है, 1.39%। हिमाचल प्रदेश में चीड़ के वनों की सर्वाधिक मात्रा जो है वो पाई जाती है। चीड़ चील 25.36% पाए जाते हैं, आरक्षित वन 5.2% है। वनों में प्रदेश की आय का 25% भाग जो है वो आता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद 37,033 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वनों के अंतर्गत लाने का कार्यक्रम 1988 में राष्ट्रीय वन नीति के तहत किया गया। 25 मार्च 1974 को हिमाचल प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई। हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम 1978 में आया था। हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1982 में। हिमाचल प्रदेश संरक्षण रख रखाव अधिनियम 1984 में आया था। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य जो है वो आपका स्पीति का किब्बर है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। सबसे छोटा जो है सोलन का शिल्ली है, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 2 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। किब्बर का जो है वो आपका 1400 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करते हैं। 1 मार्च 1984 को इसकी स्थापना हुई थी। 2014 में यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया था। पेन वैली नेशनल पार्क जो है वो 9 जनवरी 1987 को इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं नदियों के बारे में, तो सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वह शतुद्री है, संस्कृत नाम शतद्रु है। व्यास का वैदिक नाम अर्जकिया है, संस्कृत नाम विभाषा है। रावी का जो है वो वैदिक नाम पुरुषणी है और संस्कृत नाम इरावती है। चिनाब का वैदिक नाम अस्कनी है, यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है। सतलुज की जो सहायक नदियाँ हैं बसपा स्पीति हैं, रावी की चित्राणी सियूल साल है। चिनाब की चंद्रा और भागा सहायक नदियाँ हैं। ब्यास की बनेर लूनी पार्वती सैंज ऊहल तीर्थन। यमुना की सहायक नदियाँ गिरी टोंस पब्बर आंध्रा है, ठीक है। सतलुज मानसरोवर लेक तिब्बत में है और ये 320 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। चिनाब चंद्रा और भागा के संगम स्थान तांडी में से बारालाचा दर्रे के समीप इसका उद्गम होता है चिनाब का, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और सतलुज का जो उद्गम स्थल है वे मानसरोवर में है, तिब्बत में है, ठीक है। तो तांडी नामक स्थान पर ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का जो दाह संस्कार था वे तांडी नामक स्थान पर ही हुआ था। उसके बाद रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वे बड़ा भंगाल कांगड़ा में है, ठीक है। 158 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। व्यास का रोहतांग पास के समीप है, ठीक है। 256 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। रावी नदी जो है रावी नदी चंबा की खैरी स्थान से हिमाचल प्रदेश से निकलकर जम्मू कश्मीर में जो है वो प्रवेश करती है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं गेफांग ग्लेशियर के बारे में। इसे लाहौल का मणिमहेश के नाम से जाना जाता है। ये ग्लेशियर काफ़ी प्रसिद्ध है। द लेडी ऑफ केलोंग जो है वो एक ग्लेशियर है जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। आगे आपसे कुछ में पूछ सकते हैं कि लेडी ऑफ केलोंग जो है वो क्या है। उसके बाद बात करते हैं शिवालिक क्षेत्र के बारे में। इसकी जो ऊंचाई है वह 350 मीटर से 1500 मीटर तक है, ठीक है। कांगड़ा अर्थक्वेक जो था, कांगड़ा में जो विनाशकारी भूकंप था वे 4 अप्रैल 1905 को आया था और उसमें 20,000 लोगों की जो थी वो मृत्यु हुई थी, ठीक है। 20,000 लोगों
की मृत्यु हुई थी इस विनाशकारी भूकंप में, और इसके रिक्टर स्केल पर जो इसकी वैल्यू आई थी पैमाने पर, वे आपकी 8 आई थी। ठीक है, कब आया था? 4 अप्रैल 1905 को कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप आया था। उसके बाद बात करते हैं महान क्रांतिकारी श्री यशपाल सिंह। यशपाल जो थे वो किस जिले से संबंधित थे? वे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित थे। हिमाचल प्रदेश के कसौली में रस्किन बॉन्ड जो थे उनका जन्म हुआ था। ठीक है, कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का किस स्थान से संबंध है? तो वो ग्रेट ऊना से उनका संबंध है। अमृता शेरगिल चित्रकार चित्रकार हैं, चित्रकार थे। ठीक है, ये चित्रकारिता से इनका संबंध है। श्यामा काली मंदिर जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट टीम ने रणजी में जो था वो पार्टिसिपेट किया था। कब भाग लिया था? वर्ष 1985 में भाग लिया था। हिमाचल प्रदेश अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो था वो कब लागू हुआ था? वे वर्ष 1953 में जो था वो लागू हुआ था। नौणी विश्वविद्यालय के जो प्रथम उपकुलपति थे वे एम आर ठाकुर थे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा जो है वो कब स्थापित किया गया था? 1996 में स्थापित किया गया था। हिमाचल प्रदेश के फ्रंटायर गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो भज्जू राम, ये आपने याद रखना है। भज्जू राम को जो है वो हिमाचल प्रदेश के फ्रंटायर गांधी के रूप में जाना जाता है। और पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बाबा कांशीराम जी को। ठीक है, ये बाबा कांशीराम जी को पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था। इन्हें पहाड़ी गांधी का जो नाम था वे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। और बाबा कांशीराम जी को पहाड़ी बुलबुल कहकर जो था वो संबोधित किया था। किसने किया था? वे सरोजनी नायडू ने संबोधित किया था। ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एच पी जी के की मैं आपके लिए एक वन शॉट वीडियो लेके आया था, जो कि मेरे लिए आपको आगामी एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 के एग्ज़ाम के लिए जो है वो ये वन शॉट वीडियो जो है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, तो मात्र आपने ₹99 जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है। उसके बाद पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पर सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ्स कंप्लीट स्टडी मटेरियल सभी सेक्शन का जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आपके एग्ज़ाम को 3 दिन बचे हैं। अगर आपने अभी अपनी तैयारी बूस्टअप करना चाहते हो तो आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल परचेज़ करके जो अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हो। बाकी अगर आप एच बी बी एड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने ₹99 जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट और पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो आपने दिए हुए नंबर पर सेंड कर देना है। उससे पहले कि अगर आप वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोज़ देख सकते हो। रिवीजन सीरीज़ के तहत जो वीडियोज़ आई थी सभी सेक्शन की, उनको भी आप ज़रूर देख लेना। उससे भी आपको एग्ज़ाम में जो है वो काफ़ी हेल्प जो है वो एग्ज़ाम में मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो प्लेलिस्ट में आपको सभी सेक्शन की एच पी जी के, इंडियन जी के, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, नेशनल कमीशन एंड कमेटीज ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड सभी सेक्शन की जो वीडियोज़ हैं, ठीक है, वो आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। कंप्लीट स्टडी मटेरियल परचेज़ करते हो तो उसमें भी आपको सभी सेक्शंस की जो है वो आपको पीडीएफ जो है वो कंप्लीट मिलेंगी, मात्र आपको ₹99 में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।